1993 में इसराइल और फलस्तीन हल निकालने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन शरपसंद अनासिर की वजह से मामला बद से बदतर होता चला गया। अगर इसको समझना चाहते हैं तो इसके बस्ते पुश्ती कहानी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसराइल क्या है, कैसे वजूद में आया और कैसे शुरुआत हुई इसराइल और फलस्तीन के बीच जंग की, और अब इसका हल क्या है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके गानों से टकराने वाली आवाज है फहद करीम की, और इस तहरीर को कलमबंद किया है वकार शेख ने। आज से हजारों साल कबल इस कहानी के मुर्दे गड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, यहूदी अपनी कोई हैसियत न रखते थे, जबकि ईसाइयों और मुसलमानों ने बहुत सी फतूहात अपने नाम कर रखी थी और दुनिया पर अपनी हुकूमतों के पंजे गाड़े हुए थे। यहूदी और ईसाइयों में बुनियादी इख्तिलाफ ये था कि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, जबकि यहूदी हजरत ईसा को झूठा और दज्जाल। इस बिना पर ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा था। कभी यहूदी अपनी साजिशों के बावजूद मुसलमानों से रुसवा होते तो कभी ईसाइयों से। दोस्तों, यहूदी अपनी बेइज्जती और शर्मिंदगी के बायस बहुत अफसरदा थे। सन 1800 के आगाज में इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यहूदियों ने मुत्तहिद होने का फैसला किया और अपनी इज्जत और वकार हासिल करने के लिए अलग वतन बनाने की कोशिश शुरू की। इस तहरीक की बुनियाद का आगाज उनके एक लीडर थियोडोर हेज़ल ने सन 1869 में किया और इस तहरीक का नाम ज़ियोनिज़्म रखा गया। थियोडोर हेज़ल की इस तहरीक का एजेंडा ये था कि यहूदियों को अलग वतन मिलना चाहिए ताकि वो भी आजाद जिंदगी गुजार सकें और दरबदर ना हो, जबकि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी तहरीकें मौजूद थीं जो इस हक में अपनी आवाज बुलंद करती थीं और खुद को ज़ाउनी कहलाती थीं। इस सब के चलते 1881 में यहूदियों ने फलस्तीन में बसना शुरू किया। फलस्तीन में रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह बैतुल मक़दस थी। बैतुल मक़दस मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों इन तीनों के लिए मुक़द्दस है। चुनांचे इस दौर में फलस्तीन में कोई गाजा न था, न कोई और जगह, बल्कि पूरा खित्ता फलस्तीन कहलाता था। फलस्तीन उन दिनों और सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत की हदूद में था और सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। इस मुल्क में यहूदी मुसलमानों और ईसाइयों को लालच दे देकर अपनी जड़ें फलस्तीन में मजबूत करते रहे थे। इन तीनों मज़ाहिब के लोगों का आपस में अमन व अमान से रहना सल्तनत उस्मानिया की वजह से मुमकिन हुआ था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1915 में दुनिया की पहली जंग अजीम चल रही थी। ब्रिटिश, फ्रांस और अरबों में ब्रिटिश ने अरबों से कहा कि तुम सल्तनत उस्मानिया को हराने के खिलाफ हमारी मदद करो और हम तुम्हें उसके बदले में फलस्तीन की सरजमीन दे देंगे। जबकि अरब लोग मुत्तहिदा अरब बनाने के लिए जंग लड़ रहे थे। अरब चाहते थे सीरिया से यमन तक अरब मुल्क बनाए। ब्रिटिश लोग बहुत चालाक थे। वो यही वादा यहूदियों से करते हैं कि तुम हमारी मदद करो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, हम तुम्हें अलग मुल्क बना कर देंगे, क्योंकि वो जानते थे यहूदी अलग मुल्क चाहते हैं। चनाचे यहूदियों ने ब्रिटिश की मदद की। जंग जीतने के बाद ब्रिटिश ने फ्रांस के साथ सुलह कर दी और सुलह करने के बाद जीते हुए तमाम ममालिक की जमीन आपस में आधी आधी तकसीम कर दी। इस तरह फलस्तीन ब्रिटिश की हुकूमत की हदूद के अंदर आया और ब्रिटिश यहूदियों से किए हुए अपने वादे से फिर गए, जिसकी बुनियाद पर यहूदियों ने ब्रिटिश के खिलाफ महाज खोल दिया। उस दौर में ब्रिटिश आर्मी की भागदौड़ हिटलर के हाथ आई और हिटलर ब्रिटिश आर्मी का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना। हिटलर यहूदियों से निपटना जानता था। हिटलर ने लाखों यहूदी कत्ल किए और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी, जिसे होलोकॉस्ट का नाम दिया जाता है। बचे कुछ यहूदी अब भागे, कुछ ने अमेरिका में पनाह ले ली और कुछ फलस्तीन में अपनी पहचान छिपा कर रहने लगे। हिटलर का दौर खत्म हुआ। यहूदियों ने फलस्तीन आने की कोशिश दोबारा शुरू कर दी, पर ब्रिटिश ने उनको फलस्तीन आने से रोक दिया। इसकी बुनियाद पर इसराइल मूवमेंट के नाम से तहरीक वजूद में आई। 1940 में शुरुआत हुई। इस तहरीक ने शिद्दत इख्तियार की और ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया। आखिरकार 1447 में ब्रिटिश हार मान गया और उसने यहूदियों फलस्तीनियों को अपना अलग आजाद मुल्क देने का फैसला किया और इसकी दरख्वास्त यूनाइटेड नेशन में जमा करवाई गई, जिसका एजेंडा ये था कि यहूदी कितनी जगह अपने पास रखेंगे और मुसलमानों और ईसाइयों के पास कितनी जगह हिस्से में आएगी। 1948 में यह करारदाद यूनाइटेड नेशन की तरफ से पेश की जाती है कि यहूदी अपने पास 53% जगह और फलस्तीनी अपने पास 43% हिस्से की जगह रखेंगे। चूंकि बैतुल मक़दस तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है, तो वो इंटरनेशनल प्लेस के तौर पर रहेंगे। इस पर दोनों का कोई हक ना होगा। यहूदियों ने इन शराइत को कबूल किया और इस तरह इसराइल वजूद में आया। 1948 में यहूदियों ने अपने मुल्क का नाम इसराइल रखा, लेकिन उसी के साथ साथ
इर्द गिर्द के अरब ममालिक इस बात से मुत्तफिक नहीं हुए और इसराइल को हरगिज तस्लीम न किया और इस मंसूबे को ब्रिटिश की साजिश करार देते हुए इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस जंग का नाम फर्स्ट अरब एंड इजराइल वॉर 1948 है। उस जंग में 5 से ज्यादा ममालिक शामिल थे जो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। इसराइल खुद को मजबूर करता है, अगर हम अब हार गए तो अपना सब कुछ खो देंगे। चुनांचे इसराइल ये जंग जीत जाता है। जंग जीतने के बाद इसराइल ने महसूस किया कि अब हम पावर में हैं। चुनांचे यहूदियों ने फलस्तीन के खिलाफ जंग शुरू कर दी और उन पर जुल्म की इंतहा की। किसी बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि औरतों का भी लिहाज न किया। इस बुनियाद पर वहाँ के मुसलमानों को अपना मुल्क फलस्तीन छोड़कर जाना पड़ा और दूसरे ममालिक में पनाह लेना पड़ी। इन मजालिम को सहने के बावजूद फलस्तीनी मुसलमान अपना मुल्क वापस चाहते थे, जिसकी बिना पर एक तंजीम का आगाज हुआ जिसे PLO यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जाहिर है अपने खुद के मुल्क से दूर और इसमें से निकाल दिए जाने के गम की वजह से शुरू में फलस्तीनी मुसलमान हथियारों के जरिए अपना मुल्क यहूदियों से वापस लेने की कोशिश करते हैं। इसराइल इसी मौका की तलाश में था। वो US के साथ मिलकर इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दे देता है, जिसे PLO की जगह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। वक्त गुजरता गया, जुल्म बढ़ते रहे। 1992 में इसराइल को एक बहुत ही काबिल वज़ीर आज़म मिला जिनका नाम ताउरेक राबिन था। उनका कहना था कि PLO कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं, बल्कि वो तो बस अपना मुल्क वापस चाहते हैं। उस बात ने यहूदी इंतहा पसंदों को आग बबूला कर दिया कि ये शख्स कैसे मुसलमानों की हिमायत कर सकता है। बहरहाल ताउरेक राबिन ने इन सब बातों को पस्त पुष्ट डाला और 1993 में फलस्तीन और इसराइल के दरमियान सरकारी सतह पर मुज़ाकरात होते हैं और अमन व अमान कायम होता है। और 1994 में पहली बार फलस्तीन को अलग मुल्क की हैसियत से सरकारी सतह पर इख्तियारात दे दिए जाते हैं, जिस मुआहदे का नाम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रखा गया। इन सब के दौरान यहूदी अपनी जड़ें फलस्तीन के अंदर मजबूत कर चुके थे और अपनी जाती जमीनें वहां बना चुके थे। लिहाजा इस बुनियाद पर पूरे मुल्क को 3 ग्रोह में तकसीम किया गया। A, B और C। एरिया A फलस्तीनियों के अंडर होगा। एरिया B यहाँ फलस्तीन और इसराइल दोनों हुकूमत करेंगे। एरिया C ये इजराइल के अंडर होगा। इसके अलावा फलस्तीन को गाजा और दूसरी जगह यरूशलेम में जमीन के टुकड़े मिलते हैं जो फलस्तीन के हैं। इस बात से यहूदी इंतहा पसंद उठ खड़े हुए, जिन्होंने साजिश करके पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को कत्ल किया और फिर गाजा पर अपनी लूटमार और जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया, जो अभी तक जारी और सारी है। 2002 से यहूदियों का ये जुल्म फलस्तीन के निहत्ते मुसलमान और ईसाई बर्दाश्त करते आ रहे हैं, जबकि यहूदी भूल चुके हैं कि उनके यहाँ आने से पहले ये जगह मुसलमानों की ही मिल्कियत थी। मुसलमानों ने उन पर तरस खाकर उन्हें रहने की जगह दी थी। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। अल्लाह पाक फलस्तीन के लोगों को हिम्मत, ताकत दे और इन सालिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाए। आमीन। अगर आपका दिल भी फलस्तीन के लिए धड़कता है तो उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज।